आज नेपाल में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है और जनता इसको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। लोगों ने संसद भवन तक जला दिया। आज हम इस सब पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर जयकरण गोयल। आपने राष्ट्रीय धर्म पर कई पुस्तकें लिखी हैं, गहन अध्ययन किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है रचना जी। सर आज जो नेपाल के हालात हैं, जिस तरह से जेन ज़ी आक्रोशित हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी बातचीत शुरू करने से पहले एक अपडेट देना चाहूँगा अर्चना जी। अभी अभी आपने शायद समाचार नहीं सुने होंगे, समाचार आया है नेपाल के अंदर सुशीला कार्की जो न्यायाधीश रही हैं वो अंतरिम सरकार के मुखिया के नाते शपथ ले चुकी हैं। उनकी नियुक्ति बड़ी नाटकीय रही। इससे पहले जैन जी कई गुटों में बट गई थी, आपस में उनके टकराव भी हुए, कौन अंतरिम सरकार का मुखिया होगा और कौन नहीं होगा। अंततोगत्वा सुखद समाचार यह है, श्रीमती सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया के नाते शपथ ले चुकी हैं। मैं अपनी ओर से, अपने राष्ट्र की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। हर गलती से सीखना ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर हम सीख लेंगे तो इस क्रांति में भी हम एक सुखद नेपाल की परिकल्पना कर सकते हैं, दूर नहीं है। कल को यही नेपाल 10 साल के बाद एक समृद्धशाली राष्ट्र के नाते खड़ा हो। और राष्ट्राध्यक्षों की बात नहीं है, उस राष्ट्र के एक एक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। एक एक नागरिक के कर्तव्य से बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक नागरिक के कर्तव्य पालन से एक सुखद राष्ट्र की कल्पना आकार लेगी। ये संदेश आज मैं नेपाल वासियों को कहना चाहता हूं। जो विदेशी विचार नेपाल के लिए, जो बाहर के जो सोशल मीडिया संसाधन है उनके अंदर विदेशी विचार परोसा जाएगा, उनसे पूरी दुनिया प्रभावित है। आज की दुनिया एक है, ग्लोब एक है। पहले देश था, संस्कृति अलग थी, विचारधारा अलग थी। अब विदेशी इस सोशल मीडिया के प्रभाव में, टेक्नोलॉजी के प्रभाव में जो कुछ अमेरिका में होता है वो नेपाल में उसकी खबर पहुंचती है। वो प्लेटफॉर्म वहां के बने हुए हैं, वहां का विचार परोसते हैं। युवाओं को उनके प्रति जागरूकता नहीं है। आक्रोश बिल्कुल ठीक है, आक्रोशित होने का कारण ठीक है, भ्रष्टाचार। दूसरे उनको जो देखते हैं कि भ्रष्टाचारियों के बच्चे या पॉलिटिशियंस के बच्चे पता नहीं कहां पहुंच गए और हम कहीं नहीं है, तो एक गुस्सा भरता है। वो गुस्से का विस्फोट है, एटम बम बन करके वो गुस्सा वहां पर फूट गया। लेकिन अगर इस जड़ों में जाएंगे तो जड़ इनकी इस बात की है कि वर्तमान पीढ़ी अपनी नई जनरेशन को ठीक से संस्कार नहीं दे पा रही। राजनेताओं को भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ के अपने अहंकार में भरने से फुर्सत नहीं है। तो नई जनरेशन क्या करेगी? सर नेपाल में जो कहते हैं जो राजगद्दी है वो सिर्फ 4 परिवारों के इर्द गिर्द रोटेट होती रहती है, तो नए लोगों को यूथ में आने का, पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलता राजनीति में। बिल्कुल जी। पहले वहां पर राजशाही थी जी, आज वो 4 परिवारों में रोटेट हो रही है, 6 परिवारों में रोटेट हो रही है। मौका कैसे मिलेगा? वो जो उसकी जड़ जो है ना, जड़ यही है कि हम नई जनरेशन को ठीक से शिक्षित नहीं कर पा रहे। और शिक्षा में जहां पर मनुष्य रहता है उस समाज के परिवेश के अंदर उसको संस्कार देना, उस समाज के परिवेश में उसको संस्कारित करना। अब आपका समाज का परिवेश तो है नेपाल का, वो आप दे नहीं रहे। मीडियम आपके इंग्लिश में चालू हो गए, सोशल मीडिया इंग्लिश में आ गया, विदेशी इन्फिल्ट्रेशन हो गई। आपके संस्कारों की, आपके विचारों की परिपक्वता नहीं है। ये भारत में भी हो रहा है किसी हद तक जी। और विदेशी इन्फिल्ट्रेशन हो गया जी। तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। वो नई चीजें आपको लुभाती हैं, मन उनकी तरफ भागता है।
जी। मन का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, चकाचौंध, उसको टेक्नोलॉजी या सारी चीजें पसंद आती हैं। तो अब एकदम अब्रप्टली जैसे सरकार ने बैन कर दिया, कोई कारण नहीं था जी। कारण क्या था कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे आने लगे, नेताओं को बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो अपने वो बातें से करने के लिए उसको बैन कर दिया। दूसरा एक और बहुत बड़ा कारण है चाइना का इन्फिल्ट्रेशन। नेपाल के अंदर चाइना अपना प्रभाव जमाना चाहता है और चाइना की आदत है छोटे कंट्रीज को अड़पना। ये तो आज के दिन वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से संभल के काम करना पड़ता है। आज से पहले कितनी आसानी से चाइना ने भारत से तिब्बत ले लिया, कितनी आसानी से 1962 की लड़ाई में जमीन जो हड़पी थी आज तक तो वापस नहीं की। रोज कहीं ना कहीं काम होता रहता है। तो इधर से तो चाइना का हस्तक्षेप है जो उद्वेग बढ़ती है, उद्विग्नता पैदा करती है वहां के यूथ में। इधर से सोशल मीडिया अमेरिका का हस्तक्षेप है और इधर से आपका मूल विचार भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है क्योंकि आपकी संस्कृति हिंदू राष्ट्र की है। तो एक मिक्सचर ऑफ थॉट्स ये जैन जी को समझ में नहीं आती। सर जैन जी कहीं ना कहीं इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए कि संसद भवन में उन्होंने आग लगा दी और बहुत सारे राजनेताओं पे उन्होंने हमला भी करा। संस्कारों की कमी है ना, समझ की कमी है। वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है क्योंकि 5 में से 3 जो व्यक्ति हैं वो वहां मतलब रोजगार नहीं। सब तो बाहर हैं जी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार और नेपाल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है जी। हमारे देश का बिहार का मजदूर सबसे ज्यादा है जी जी और नेपाल का भी मजदूर सबसे ज्यादा है। नेपाल के जनता यूक्रेन की सेना में दाखिल हो रहे हैं मरने के लिए, पता है युद्ध में जाके मरेंगे जी। लेकिन भूखा पेट है ना जी। इस पेट की आग तो बुझानी है जी। तो आपकी सरकारें अगर अपने आप को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी जनता को, अपने नई जनरेशन को नहीं संभालेंगी, नई जनरेशन को पहले माता पिता संभालेंगे उसके बाद राष्ट्र की सरकार संभालेगी, तो दोनों चीजें कमी है सर। उसका विस्फोट है ये। बिल्कुल सर। नेपाल के राजनेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेश से शॉपिंग करके ब्रांडेड पर्स और गुची के बैग लेकर आते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर फ्लोट होती हैं, लोग उसको देखते हैं। तो सोशल मीडिया भ्रष्टाचार उजागर करने का भी एक प्लेटफॉर्म बना, तो ये भी एक रीज़न रहा इसको बंद करने का। बिल्कुल 100% सोशल मीडिया पे भ्रष्टाचार उजागर होने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो जो भ्रष्टाचार जिस लेवल पे हो रहा है वो भी क्यों हो रहा है। हमारे जो बड़े हैं इसका मतलब वो भी भ्रष्टाचारी हैं। भाई राजनेता तो बड़े ही संभाल रहे हैं ना, ओली साहब 70-80 साल के हैं, बुढ़ऊ हो गए सारे। तो क्या कोई राजनेता जो पूरे राष्ट्र की कुर्सी के ऊपर बैठा, प्रधानमंत्री कुर्सी पे, केवल अपने बारे में विचार करेगा कि मैं ये करूंगा, मेरे बच्चे ये बन जाएंगे और मैं यहाँ का मालिक हो गया, और नई जनरेशन को दिशा नहीं देंगे। नई जनरेशन को दिशा देने के 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई जगह नहीं है। एक घरेलू संस्कार जो माता पिता देंगे, 2 सामाजिक संस्कार जिस समाज में, जिस परिवेश में उनका जन्म हुआ है, और जो मूल संस्कार है वो राष्ट्रीय संस्कार है। तो नेपाल की सरकारों की शुरू से ये भयंकर त्रासदी रही है कि इन तीनों की उपेक्षा हुई। बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहते, उनको संस्कारित करने का पूरा समय नहीं मिलता, कई पीढ़ियां चली गई, उनको संस्कार नहीं मिले, और जब माँ बाप ही अनपढ़ के बराबर रह गए तो बच्चों को क्या संस्कारित देंगे। संस्कार का एक पक्ष कमजोर पड़ गया। फिर जिस समाज में रहते हैं उसके अंदर भयंकर रूढ़िवाद है, संस्कार का दूसरा पक्ष कमजोर पड़ गया। तीसरा पक्ष आक्रोशित होकर के सामने आके दिखाई दे रहा है, जो बम बनकर के विस्फोट हुआ है। बम का विस्फोट ही है ये, एकदम जनता टूट पड़ी। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई, इस परिस्थिति से ये समझने की जरूरत है कि क्या इससे बचा जा सकता था, एक, और भविष्य में क्या करें कि दोबारा ना हो।
सर यहाँ एक और सवाल है कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन लोगों पे गोलीबारी की, और ये कोई रबड़ की गोलीबारी या कुछ इस तरह से नहीं था। पुलिस की गोलीबारी में 30 छात्रों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक छात्र 12 वर्ष की आयु का भी था। तो इस तरह से पुलिस को भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए। जिस समाज में आंदोलन हुआ वो पुलिस उस समाज का हिस्सा नहीं है क्या? उसी में से निकली है। और जब गोली चलती है तो ये नहीं देखती कि 12 साल का है कि 25 साल का है कि 70 साल का है, वो तो जो सामने आ जाएगा उसका सीना छलनी कर देगी। कारणों को ठीक करना पड़ेगा, तात्कालिक उपचार से काम नहीं चलेगा। नेपाल एक पिछड़ा देश है, पूरी सांस्कृतिक पहचान उसकी भारत के साथ मिलती है, लेकिन उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बाहरी विचारों की। कभी चाइना का प्रभाव, कभी अमेरिका का प्रभाव, कभी किसी का प्रभाव, कभी किसी का प्रभाव। जनता को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल रही। नई जनरेशन उड़ना चाहती है, पंख लगा करके चांद पे पहुंचना चाहती है। नेपाल का आदमी क्यों पिछड़े? उसको भी उसी प्रकार से जीने का अधिकार है जिस प्रकार से आज का मॉडर्न आदमी जी रहा है मॉडर्न एज में। तो ये उस राष्ट्र के कर्णधारों को समझने का विषय है और इसके बहुआयामी विषय हैं। इस आक्रोश के कारण अगर आने वाला नेपाल संभल जाएगा और अपनी जड़ों को पहचान करके एक के कमियों को दूर करेगा, नई जनरेशन को शिक्षित करने का काम करेगा, सारे अपने राष्ट्र के नाते राष्ट्रीय विचार को सबल बनाएगा, तो शायद नेपाल अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा दोबारा उठ करके। लेकिन गोली चलाना, आंदोलन करना, जैसे हिल्टन होटल में आग लगा दी गई, उसकी पार्लियामेंट में आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट को और दुनिया भर के वहाँ पर जो है गवर्नमेंट के संस्थान फूंक दिए गए, वो राष्ट्रीय संपत्ति थी। अब जैन जी नई जैन जी है, खून नया खून है, आंख मूंद करके आग लगा दी। अब ये नहीं पता कि आपके ही टैक्स पेयर के पैसे से भी भ्रष्टाचार में, मान लो 1 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ तो कहीं ना कहीं 2 रुपए सरकार के खजाने से निकले, तो जो 1 रुपया है जो बिना भ्रष्टाचार वो तो लगा उस इमारत पे, तो वो क्या मेरी जेब से नहीं गया? जनता का टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ था, तो उसने अपने पैसे को आग लगाई है। अब नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को ये बात कौन समझाएगा कि उसने जो किया है वो अपने घर को आग लगाई है, उसने अपने टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट खड़ी हुई थी उसको जलाया। तो ये सारी उसको दिशा नहीं थी, दिशा विहीन काम है ये। और क्रांति जब होती है तो क्रांति में मौतें भी होती हैं, क्रांति के अंदर गोलियां भी चलती हैं, सारे काम होते हैं। और फिर उसी जैन जी ने, जिस डीएसपी ने वो गोली कांड करवाया था, उसको मार भी दिया पीट पीट करके, बदला भी ले लिया। तो ना गोली चलाना ठीक था, ना उस डीएसपी को मारना ठीक था। तो आक्रोश को संयमित करने का काम केवल एक है, संस्कार, शिक्षा के संसाधन नेपाल की जनता को बनाने पड़ेंगे। नेपाल के भावी राष्ट्राध्यक्षों को, जो भी राजनीतिक सत्ता संभालेगी, उनको ये केयर करनी पड़ेगी कि हम अपने राष्ट्र को जीरो से लेकर के कैसे ऊपर प्रगति की दिशा में लेके जाएं। ये इसमें से इस क्रांति का संदेश है, इसको समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर नेपाल ठीक रास्ते पे बढ़ जाएगा इस क्रांति के बाद, तो ये शायद क्रांति भी एक अच्छी क्रांति हो जाएगी। देखिए, क्रांति में खून खराबा होता है, नुकसान होता है, लेकिन अगर बाद में उससे सबक लेकर के, उससे पाठ सीख करके अगर हम अपनी दिशा बदल लें, उसको ठीक कर लें, तो फिर वो क्रांति सुखद हो जाती है। तो कितना वो सुखद बनेगा भविष्य का नेपाल, ये देखने वाली बात है। किसी चीज़ का विरोध करना और उस विरोध को शांतिपूर्ण तरीके से करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और सरकार को भी कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है कि एकदम से सारा सोशल मीडिया बैन हो जाने पर जनता क्यों आक्रोश में है। आज बहुत सुंदर बातचीत हमने इस पे की डॉक्टर जयकरण गोयल जी से। सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी।